मैं पूछता ही नहीं किसी स्टूडेंट से, इतना सादा करके क्वेश्चन ही मैं देता कि मैं आपको ये भी बता दूं ये करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर रूथ हर्विट्ज़ अप्लाई कर दो और मुझे बता दो कि भाई स्टेबिलिटी है या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना वो मुश्किल तरीन क्वेश्चन था पूरे पेपर में। हालांकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल बच्चे हैं आपकी क्लास में उनमें से किसी का गलत नहीं हुआ, वो उन सबका ठीक है। तो आपकी क्लास में अगर 7-8 लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं, मेरे पास अभी 40 पेपर मेरे चेक नहीं हुए हुए, सो आई डोंट नो कि और भी लोग होंगे। मतलब आप यूँ कह लो कि 50% ऑफ द क्लास में 8-9 लोगों ने बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया हुआ है। बट वो जो पार्ट था जिसकी आपको समझ नहीं भी आई होगी, जो ट्रिकी था, वो सिर्फ 8 नंबर का था। तो बाकी क्वेश्चन में क्या हुआ, 0 स्टेट तो हर एक निकाल सकता था ना, अगर 0 इनपुट नहीं निकाल सकता था तो 8 नंबर चलो कट गए सारी क्लास के, इतना मान लेता हूँ 92 नंबर रह गए पीछे उसके अंदर जो आप लोगों ने किया है बाद में। तो बहरहाल ये था पेपर, जितना जैसा भी था ना पेपर, ये 10% इसकी डिफ़िकल्टी लेवल था, ठीक है, 10% डिफ़िकल्टी लेवल था रिलेटिव टू दी फाइनल जो आएगा। तो फाइनल में 5 सवाल होंगे और 5 बहुत ट्रिकी होंगे, सीधे सीधे कोई भी नहीं होंगे। और आई मेक श्योर कि जिसको कंट्रोल्स नहीं आती फेल हो जाए, ठीक है। मैं फेल कर दूंगा, 20-25 बंदा भी करना पड़ा, जो कि इस दफ़ा हो रहा है मुझे, जो साफ नज़र आ रहा है। 95 से लेकर 90 तक नंबर लिए हैं जिन्होंने पढ़ा है। 90 के बाद कोई बंदा नहीं नज़र आता 70 तक, बस 70-60 की एक लिमिट है और उसके बाद आप नीचे चले जाओ, 30s 40s कहानी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ ये 3 लोग हैं, तो रिज़ल्ट तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, जब मैं पेपर दूंगा तो खुद ही समझ लेना A किसका आएगा और C+ किसका आएगा और F किसका आएगा। यही 3 कैटेगरीज़ हैं, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो आप अगर तहैया करके नहीं पढ़ना आपने तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस वजह से आज की जो क्लास, बल्कि आगे सारे क्विज़ेस जो होंगे वो ऐसे ही होंगे कि हम जब क्लास कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो पेपर में मेन बात नोट की है, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ही ग्रैस्प नहीं किया हुआ। मतलब जिसके बारे में क्लास में हम पीट के थक गए, और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने ऐसा एटीट्यूड देखा है एक जनरल क्लास का। मैंने आपको इवन जो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी फेंका वो भी आसान तरीन था। मतलब फीडबैक ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या फ़र्क होता है, मतलब दैट इज़ स्टार्टिंग स्टोरी। अगर किसी को यही समझ नहीं आती तो फिर तो मेरे ख्याल में गलत क्लास में बैठा हुआ है। और अभी ये देखने के बाद रिज़ल्ट मेरे ख्याल में लोग ड्रॉप कर दें कोर्स, जिनको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो फेल हो जाएंगे अगर उन्होंने नहीं पढ़ना आगे तो। हम और हमारा जो कोर्स होता है वो ऐसा होता है कि ये जो रूट लोकस से लेके आगे जितने चैप्टर्स अब हमने पढ़ने शुरू किए यही होंगे फाइनल में, लेकिन वो लोग फिर भी फेल हो जाएंगे जो नहीं पढ़ रहे। अगर कोई 13 और 11 नंबर ले रहा है तो मतलब उसने तैयार किया हुआ है, उसको तो कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती फेल होने से। इस वजह से आज हम ये पढ़ना शुरू करेंगे। रूट लोकस आज ख़त्म हो जाएगा, फिर आखिर में हम क्विज़ करेंगे। पूरा रूट लोकस आपको बनाना होगा खुद, ठीक है। 2 रूल्स रह गए, जब हम आज क्लास में समझ लेंगे तो आप वो अप्लाई भी कर सकोगे, ठीक है ना। अच्छा जी, 273 पेज। रूल नंबर 5, ब्रेक अवे एंड एंट्री पॉइंट्स। ये हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं रूल, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका सिर्फ प्रूफ नहीं देखा था, लेकिन हमने ये देखा था कि 2 पोल्स अगर रियल एक्सिस पे पड़े और उन्होंने ब्रेक अवे करना हो, ये बात तो याद है, थोड़ी बहुत ही तो याद होगी कि ब्रेक अवे करना हो अगर, तो वो जो के होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? उस मैक्सिमम होता है उस रियल रीजन में। और अगर 2 ज़ीरोज़ इकट्ठे पड़े हो और कहीं से एंट्री हो रही हो उस रियल एक्सिस में तो क्या होगा? सोचो ना यार, सर ना हिलाया करो, सोचा करो। आधी कहानी अगर किसी को पता हो तो बाकी पजल तो वो कर सकता है ना। ये 2 पोल्स हैं
अगर ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं और फिर किसी एक पॉइंट पे मिलके ब्रेक अवे करते हैं तो ये के क्या है, ये मैक्सिमम है। और अगर ये दो ज़ीरोज़ हैं और दो रूट लोकस कहीं से आते हैं, इसके अंदर एंटर होंगे और फिर एक ज़ीरो, और आप अपनी साउंड थोड़ी सी कम कर दें क्योंकि मेरी क्लास आधा लेक्चर उधर से सुनेगी और आधा मेरे से सुनेगी। अच्छा, और अगर रूट लोकस एक ज़ीरो और एक ज़ीरो की तरफ जाता तो ये क्या होगा इस रियल रीजन में? जी जमाल, क्या होगा ये के? ज़ीरो होगा। अल्लाह खैर करे, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि किसी दो पोल से ये रूट लोकस आ रहे हैं इन्फिनिटी पे जो बैठे हुए हैं। सही है, दो पोल से आ रहे हैं ना जो इन्फिनिटी पे बैठे हैं। ऐसी कंडीशन जब हो कि दो ज़ीरोज़ यहाँ पे अकेले मौजूद हैं तो इनके ऊपर क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है ना रूट लोकस इन दो ज़ीरोज़ को, क्योंकि के इन्फिनिटी के ऊपर कहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए के इज इक्वल टू इन्फिनिटी की वैल्यू। तो डेफिनेटली के जहाँ से भी आ रहा है के बढ़ता हुआ आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद मज़ीद बढ़ रहा है दोनों डायरेक्शन में। ये के क्या होगा जिस पे एंटर हुई है, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सो ये के मिनिमम होगा। ये हम लोग आधी डिस्कशन जो ये वाली है तो हम कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर, तो ये डिस्कशन सिर्फ रह गई थी। तो इट इज़ प्रीटी क्लियर कि मतलब अगर ये वाइस वर्सा केस है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे का। सो हम पहले रूल नंबर 5 यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। Rule number 5, breakaway and entry points, page number 273. Loci leave the real axis at a gain k that is the maximum k in that region of the real axis. Loci enter the real axis at the minimum value of k in that region of the real axis. ये वही बात है जो मतलब अभी हमने की है। These points are termed breakaway points and entry points respectively. यानी कि ये दो पोल्स का अगर केस है तो this is the breakaway point. और अगर ये दो ज़ीरोज़ का केस है तो दिस इज़ दी एंट्री पॉइंट। These points are termed breakaway points and entry points respectively. Members of a pair of locus segments leave or enter the real axis at angles of plus minus 90 degrees. So it is कंपल्सरी कि जब ये दोनों किसी इस पॉइंट पे मिलते हैं, दिस इज़ द ब्रेकअवे पॉइंट, तो जब यहाँ से लीव करेंगे तो दिस विल ऑलवेज बी एट द एंगल ऑफ प्लस 90 एंड माइनस 90 डिग्रीज। और इसी तरह जब ये एंटर करेगा तो दिस विल बी प्लस 90 एंड दिस विल बी माइनस 90 डिग्रीज। तो एंट्री और ब्रेकअवे उस लाइन के ऊपर जो हो रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा होगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से आ रहा होगा और एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे से आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ रूल, ये अकम्पनिंग रूल है इसका। यानी आप यूँ भी कह सकते हो कि रूल 5A जो है, रूल 5A आपको ये बताता है कि मैक्सिमम और मिनिमम होनी चाहिए वैल्यूज़, अगर वो पोल्स के लिए और ज़ीरोज़ के लिए रिस्पेक्टिवली। और रूल 5B जो आपको ये बताता है कि जो ब्रेकअवे होता है या फिर एंट्री होती है रियल एक्सेस पे, दैट इज़ ऑलवेज एट द एंगल ऑफ प्लस माइनस 90 डिग्रीज। ओके, अब हम इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा ही होता है। आप सारों को ये बात पता है कि 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये रूल कहाँ से आता है जी? अवैस नाम है ना आपका, अवैस है, कहाँ से आता है? इस रूल का क्या मतलब क्या है इसका? ये ओपन लूप है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्लोज लूप की। दिस शुड बी इक्वल टू 0 अगर एस नॉट इसके अंदर डालें तो। सो हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा मालूम करना चाहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन एक्चुअली। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस के एन ऑफ एस बाई डी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। क्या ख्याल है? क्योंकि एन ऑफ एस और डी ऑफ एस वॉज दी
open loop numerator and the open loop denominator respectively. So मैं अगर ये लिख सकता तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि k should be equal to minus d of s divided by n of s. So what will it be? मतलब ये k of s बन जाएगा एक्चुअली. अगर आप देखो कि it is always k of s. k तो वेरी कर रहा होता है ना हमेशा. रूट लोकस के ऊपर जब लोकस बनती है, जो ब्रांच बनती है, जो कंटिन्यूस कर्व होता है, उसके ऊपर k कंटिन्यूसली वेरी करता करता आता है. तो दिस इज नाउ एक्चुअली k ऑफ s. किसी एक वैल्यू के लिए कभी रूट लोकस तो नहीं आएगा आपके पास. क्या आएगा? किसी एक वैल्यू के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे आपके पास? लेट से मैं आपको ये कहता हूँ कि पेपर में लेट से ये क्वेश्चन आ जाए कि मैं आपको GH दे दूँ और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि फॉर k इज इक्वल टू 2.5 आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे? कोई बता सकता है कितने पॉइंट्स आने चाहिए रूट लोकस पे? जितने पोल्स और जीरोस होंगे. जितने पोल्स होंगे जीरोस होंगे दोनों होंगे कितने होंगे? जितने पोल्स होंगे, क्योंकि जितने पोल्स होंगे उतने ही पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये पोल डिपेंडेंट है बात. अच्छा, इस वजह से किसी एक k की वैल्यू के लिए सिर्फ वो पॉइंट्स बन जाते हैं. बट फॉर अ वेरिंग k यानी कि इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी k जो वेरी करता है तो पूरे का पूरा रूट लोकस तब बनता. सो दिस इज k ऑफ s एक्चुअली. ये अब एक फार्मूला की सूरत में आपने डाल दिया. और अगर आपको ये सारी चीज़ पता हो तो आप k की वैल्यूज़ मुख्तलिफ निकालते चले जा सकते हो. अच्छा, अब हम इसको ये करते हैं कि इसका हम लेते हैं ना डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s. और ये चीज़ क्या बन जानी चाहिए? दिस शुड बी ये साइन सही है, ये साइन उल्टे होने चाहिए. नेगेटिव लगेगा इसके साथ पॉजिटिव लगेगा. सो व्हाई इज दैट? क्योंकि नेगेटिव का साइन ऑलरेडी आउट था. तो जब आप अंदर का डिफरेंशियल सॉल्व करोगे और उसके बाद दोबारा नेगेटिव से आप माइनस करोगे तो साइन इन्वर्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द इक्वेशन जो कि आप डेरिवेटिव लेने के बाद आपकी क्रिएट होती है. नाउ दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू व्हाट? अगर मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है आपने, दिस शुड बी इक्वल टू 0. और फिर आपने क्या करना है? आपने इसको सॉल्व करना है. s की वैल्यूज़ आएंगी ना इससे आपके पास. वो जो s की वैल्यूज़ होंगी उनके ऊपर मिनिमा या मैक्सिमा क्रिएट हो रहा होगा. किसका? किसका? k का. सो k विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट दोज गिवन वैल्यूज़. ठीक है, तो यानी कि ये तो n स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आती है दैट इज़ n of s d of s ds minus d of s dn of s ds should be equal to 0. इस इक्वेशन को आपने यानी सॉल्व करना होगा हमेशा to get those values of k that are the maximum or minimum on the real axis. ठीक है, so this is very important. यानी दिस इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज पेपर के एस्पेक्ट से भी. तो आप यानी कि हमेशा रूल नंबर 5 जब भी स्टार्ट करोगे तो रूल नंबर 5 में आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होगे. ये दिस इज़ द रूल नंबर 5 नाउ. तो आपने के इसकी s की वैल्यूज़ निकालनी है. s को सॉल्व करना है आपने. इसमें जो भी s की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे उसी पे मैक्सिमम और मिनिमा निकलेगा. इसको हम देखते चले जाएंगे साथ साथ एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे कि जी मैक्सिमम और मिनिमा कैसा होता है. सबसे पहले हम एक एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं. Let's say g of s
एच ऑफ एस इज गिवन एज अच्छा, ये आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, मतलब और फिर भी कहा जा सकता है कि आप इसका रूट लॉकस निकालें। सो दिस इज़ दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस। सो जब भी आपको एक क्लोज लूप डायग्राम दी जाएगी, ब्लॉक डायग्राम जब दी जाएगी, तो फिर आप इसका ओपन लूप पहले निकालेंगे और ओपन लूप को आपने फिर सॉल्व करना है रूट लॉकस के लिए। ठीक है, तो अब हम रूट लॉकस पे शुरू करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था? हम लोगों ने इसको प्लॉट करना है। तो एक -1 पे है पोल और एक -3 पे। तो ये हो गया रूल नंबर 1। और फिर सेकेंडली रूल नंबर 2, तो रियल एक्सिस के ऊपर जो है हमने देखना है कि रूट लोकस कहाँ होगा। तो रूट लोकस विल बी इन बिटवीन दिस टू। सो दिस इज द रूट लोकस। तो रूल नंबर 1 जो है वो हमने प्लॉट किया। रूल नंबर 2 जो है वो रियल एक्सिस रूट लोकस निकाला। फिर रूल नंबर 3 जो है दैट इज ऑफ द एसिम्पटोट्स। तो व्हाट इज m - n इन दिस? दिस इज 2। सो हमारे पास एंगल थीटा 1 और 2 विल बी ±90 डिग्रीज। ठीक है, और देन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 सेंट्रॉइड का रूल है। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू व्हाट? -3 -1 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये 4 रूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सारे। ये 4 रूल्स बड़े आसानी से अप्लाई हो जाते हैं। देन इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम लोगों ने ब्रेक अवे पॉइंट मालूम करना है इसका। सो हम लोग सबसे पहले जो आसान तरीन काम होता है वो ये होता है कि हम s+3 और s+1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। दैट विल बी s² + 4s+3। तो यानी कि ये जो चीज़ है दिस इज़, तो हम लोगों ने अभी क्या निकाला था? हमने ये निकाला था कि ठीक है, तो यही रूल था। रूल नंबर 5 जो हमने प्रूफ किया अभी। तो हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर्स का क्या है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय d/ds, ये इसका -0। क्या ख्याल है? ये 0 हो जाएगा ना ये वाली टर्म, तो बिकॉज 1 का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी 0। सो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 2s + 4 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू व्हाट? तो s इज इक्वल टू -2 आपके पास आ गया। सो बिकॉज यहाँ पे ज़ीरोस तो है नहीं, तो दिस विल बी द ओनली पॉइंट। दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट। अच्छा जी, ऑलवेज रिमेंबर के अगर आपने ये गलत किया ना, ये मैं आपको देखें पहले भी कहता रहा था, बिल्कुल ये सेम बात मैंने आपको बताई थी उस टाइम पे जब मैंने आपको रूथ हर्विट सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि अब उस क्वेश्चन के अंदर 12 बार बार रिपीट होना चाहिए था। कई लोगों ने ज़बरदस्ती रिपीट करवाया उसको, और मतलब 2 लोग ऐसे हैं क्लास में अभी तक कि जिन्होंने एक तो कोई उन्होंने ये क्या किया कि एक बीच में वैल्यू वाइप कर दी है। मेरे ख्याल में 5s4 थी
इस तरह की वैल्यू थी एक, एस रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू गायब है। दोनों लोगों ने सेम ही मिस्टेक की हुई है। तो भाई अगर आपने वैल्यू गायब कर दी है बीच में से, तो मतलब आपको पता चल जाना चाहिए ना कि वो आपने वैल्यू गायब की है। उसके बाद भी फिर क्वेश्चन किया हुआ सारे का सारा, तो वो भी आगे अपने ही इसमें। तो 12 की जो वैल्यू थी ना बार बार रिपीट होनी चाहिए थी। इसी तरह एक यहाँ पे चेक मौजूद है। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कोई अपनी मिस्टेक को कंसिडर कर ले कि यार ये मुझसे गलत हो रहा है, तो उधर क्या मैंने कहा था कि बता दे कि ये गलत हो रहा है, ये 12 रिपीट नहीं हो रहा, या तो दोबारा कर ले, एटलीस्ट लिख दे वहाँ पे कि गलत हुआ। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक अवे तो होना चाहिए ना। यहाँ पे सिर्फ 2 पोल्स हैं, इट इज़ अ मस्ट कि यहाँ पे ब्रेक अवे होगा। लेट्स से आपने ये चीज़ सॉल्व की, इसकी आपके पास वैल्यू आ गई एस इज इक्वल टू -4, देन the value should be -3 in between -1। अगर इसके दरमियान वैल्यू नहीं आई तो आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है, ठीक है। सो होगा ये कि ये दोनों, यानी कि अब हमारे पास इतने रूल्स आए थे, हम लोगों ने पहले ये बात की थी कि रूल नंबर 4 तक जब कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, -2 है ना, ये -2 है, इसके ऊपर हम लोग यूँ एक लाइन लगा देंगे ±90 डिग्रीज पे, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पहले से तय की हुई है। पिछली क्लास में हमने कहा था कि जब हमारा रूल नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम सेंट्रॉइड को पे डिमार्केट कर दें और उसके ऊपर लाइन लगा दें ±90 डिग्रीज की। अब हमारे पास यहाँ पे एस इज इक्वल टू -2 आया। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था ना कि अगर आपके पास 2 अकेले हैं तो आपके पास सेंट्रॉइड जो होगा वो इक्वल ही आता है, लेकिन बाकी टाइम्स पे ज़रूरी नहीं होता। तो एक बहुत सारे लोग गलती ये करेंगे जो कि अभी सुन भी रहे हैं बात, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि जिनको ब्रेक अवे पॉइंट नहीं निकालना आता होगा, वो ये कहेंगे कि सेंट्रॉइड ही हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है, जो कि गलत है। तो ब्रेक अवे पॉइंट और जो रूल नंबर 6 है ना, उसके ज़्यादा नंबर होता है बाकी रूल से, इसलिए इस पर ज़रा केयरफुल रहिएगा। बहरहाल इसके अंदर ब्रेक अवे पॉइंट भी सेम है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज़ के ब्रेक अवे भी यहाँ से होगा और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे पहले, और उसके बाद किस एंगल पे ऊपर और नीचे जाना चाहिए ना, +90 ऊपर -90 नीचे, और ये इसी लाइन के ऊपर टिल इन्फिनिटी चले जाएंगे। अगर अदरवाइज हमारा ब्रेक अवे पॉइंट डिफरेंट होता, ठीक है, लेट्स से कि वो ऐसे होता कि हमारा सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं पे आता, और भी बहुत सारे रूट्स हैं लेट्स से, तो हमारा सेंट्रॉइड ये आता और ब्रेक अवे ये आता कहीं पे। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले तो हम ना इसको ये कहते हैं कि अच्छा जाना तो इन्होंने एक दूसरे की डायरेक्शन में ही है, ये तो बात है। अब सेंट्रॉइड ये है तो सेंट्रॉइड के मुताबिक मैं +-90 इसके ऊपर लाइन लगा देता, लेकिन ब्रेक अवे कहाँ से करना, ब्रेक अवे यहाँ से करना ना। तो ब्रेक अवे यहाँ से करते इस पॉइंट से, इधर दोनों मीट करते, इसके बाद दोनों उठते किस एंगल पे, +-90 पे, और उसके बाद ये यूँ चला जाता ऊपर, ये यूँ चला जाता, ठीक है। सो दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेट वर्क। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको क्या, जो हम लोगों ने जो दूसरा पेज का पहला पैराग्राफ था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि ये अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग होती है। सो दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेशन, ये जो आपने की है, यहाँ से यहाँ पे ले आए हो। इट माइट बी एक्चुअली कि वो यहाँ से यूँ जा रहा हो, बट दैट डज नॉट रियली मैटर। हम लोगों ने एक अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग बनानी होती है और फिर इसको कंपेयर करना होता है अपने कंप्यूटर के रिजल्ट्स के साथ। इफ़ दे आर द सेम, अप्रॉक्सीमेटली द सेम, तो इट इज़ फाइन, ठीक है जी। सो हम लोग ये ब्रेक अवे पॉइंट तक पहुँच गए। ये दिस इज़ द कंप्लीट रूट लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। थीटा जो रूल नंबर 3 में जो हम ये थीटा निकालते हैं 180 प्लस, उसका क्या फायदा होता है? प्लस माइनस जो 90 इस केस में आप उसको किस तरह
ज़रा रिपीट कर दो क्वेश्चन। सर ये जो फॉर्मूला था ना थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस पाई 360 जो आपने इस केस में प्लस माइनस 90 निकाला था उसका क्या फायदा होगा सर? एसिम्टोट एंगल का, एसिम्टोट का एंगल पता होना ज़रूरी है ना। मतलब है कि आपको अगर वो नहीं पता ना तो आपको ये नहीं पता होगा कि वो किधर से किस साइड पे निकल रहेगा इवेंचुअली। जैसे अभी 90 पे निकला ना, सीधा ऊपर और नीचे निकला, तो आपने तो अप्रॉक्सीमेट ड्राइंग बनानी है ना। यानी कि लेट से आपका कंप्यूटर उस तरफ लेके जा रहा है और आपका रिजल्ट कहता है वो उस तरफ जा रहा है उल्टी साइड पे, तो दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज इस टाइम पे यानी कि ये रूट लोकस था, ये दोनों यहाँ पे कहीं मिले और उसके बाद ये यूँ चला गया और इसके बाद ये यूँ चला गया। ठीक है, अगर ये यूँ जा रहा है, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट केस है। ये इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है के बढ़ने के ऊपर और ये मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एसिम्टोट्स का एंगल क्या है, क्योंकि एसिम्टोट्स के एंगल से एसिम्टोट का एंगल इतना क्रिटिकल होता है कि वो आपको एक ही लुक में ये बता देता है कि ओवरऑल सिस्टम आपका के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। पेज नंबर 276 खोलिएगा, टेबल 4.3 है, वो एक्चुअली आपको बता ये रहा है कि ये एक अल्टरनेट तरीका है के को मालूम करने का। अगर आपको डेरिवेटिव वाला तरीका भूल जाए लेट से, तो फिर आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसने यहाँ पे मुझे नहीं मालूम अब कौन सी एग्जांपल चूज़ की हुई थी, बट होता ये है कि आप फिर टेस्ट करते हो। अभी मैं आपको सिर्फ ये, आप टेबल 4.3 को नोट रखिएगा, इसके अंदर एक्चुअली एक पॉइंट है, दैट इज द ब्रेक अवे पॉइंट। अगर आप पेज 275 पे फिगर बी देखें तो ठीक है, फिगर बी अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये दिस इज अ 2 पोल 1 0 सिस्टम। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास पहले तो यह है कि अगर आप इसी के ऊपर ज़रा सा गौर करें तो सबसे पहले रूल नंबर 1 तो यही है कि आपने 2 पोल्स और 1 0 को कर दिया, यानी कि ये क्वेश्चन यूँ हुआ हुआ सॉल्व। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या किया कि आप ये देखें, सबसे पहले रूल नंबर 1 लग गया। रूल नंबर 2 इज व्हाट कि इन दोनों के दरमियान में ये रूट लोकस होना चाहिए यहाँ पे, और इसके बाद सारे का सारा रूट लोकस होना चाहिए। अच्छा, रूल नंबर 3 आपके एसिम्टोट्स का रूल है, बट यहाँ पे एक्सेस कितनी है, 1 ही की है सिर्फ। तो 1 के केस में तो एक ही एसिम्टोट बनता है, दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी एंड 180 डिग्रीज। ठीक है, फिर रूल नंबर 4 है, सेंट्रॉइड मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें एक सिंगल के केस में। एंड देन रूल नंबर 5 आ जाता है, और ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि इसने यहाँ पे डी ऑफ एस लिखा है पहले, एस इंटू एस प्लस 5, दैट इज़ द डी ऑफ एस। यहाँ पे ये देखें ना, आप फिगर बी देखें, एक पोल कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे नज़र आ रही है फिगर बी सबको 275। एक पोल 0 पे पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, एक पोल -5 पे पड़ा हुआ है और एक 0 है -10 पे। ठीक है, तो इसने डी ऑफ एस लिखा पहले यहाँ पे, एस इंटू एस प्लस 5 दैट इज एस स्क्वायर प्लस 5s। अगर आप पेज 274 की लास्ट लाइन देखें तो उधर क्या लिखा है इसने, एन ऑफ एस लिखा है, 10 इंटू एस प्लस 10। 10 इसका क्या है, के नहीं है, दिस इज नॉट के। 10 0 हो सकता है, फॉर गॉड सेक 10 0 कैसे हो सकता है, ये के जी के एच है। ठीक है, दिस इज के जी के एच ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। सो 10 इंटू एस प्लस 10, सो इसने ये 10 इंटू एस प्लस 10 लिख दिया। अब ये देखें, ये पूरा वो बनाता है यहाँ पे, ये वो पॉलिनोमियल बना रहा है ताकि जिसको इज इक्वल टू 0 करके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा नोट कर सकें 275 पे डी ऑफ एस के नीचे जो पी इज इक्वल टू लिखा हुआ इसने। तो इसने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद इवेंचुअली इसके पास क्या आया, 10 इंटू एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 50। तो इसके कितने वो निकलने चाहिए,
मैक्सिमम मिनिमा 2 निकलने चाहिए क्योंकि दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो 2 ही निकलेंगे। तो ये कहता है द टू रूट्स ऑफ p आर -2.9 एंड -17.1। सो हम लोगों को ये दो बातें पता चल गई वंस। अब हमारी एक तो प्रैक्टिस भी हमें पता होना चाहिए कि अच्छा -5 और 0 के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है दैट शुड बी दी ब्रेक अवे पॉइंट, दैट शुड बी द ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। और जो आपका -10 के बाद आ रहा है दैट शुड बी द एंट्री पॉइंट। तो होता यह है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, पहले इस ब्रेक अवे पॉइंट से ये ब्रेक करेंगे ±90 पे, और उसके बाद ये अप्रोच करेंगे इस साइड पे, और ये -17.1 जो वैल्यू है ये दूसरी, इसके ऊपर एंटर हो जाएंगे यहाँ पे। इस पे एंटर होने के बाद एक रूट क्या करेगा, अब ये दो रूट्स आए हैं ना इकट्ठे यहाँ से, एक रूट इस 0 की तरफ चला जाएगा और दूसरा -180 के ऊपर एंगल बनाता हुआ -∞ पे चला जाएगा दूसरे 0 की तरफ। सो दिस इज हाउ एक ही क्वेश्चन के अंदर मतलब एक ब्रेक अवे और एक एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। आपने फर्दर मालूम करना है ना अगर, तो होता यह है कि आप इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हो कि या तो इसके अंदर ये जो वैल्यूज दो आई हैं आपके पास, आप इसमें k की वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, k की वैल्यू देख लो कि k की वैल्यू क्या आती है। अब इस पॉइंट के ऊपर s इज इक्वल टू ये मुझे -2.5 था क्या था 2.9, -2.9 के ऊपर अगर आप k की वैल्यू को यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना, ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखो एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आप दो वैल्यूज निकाल सकोगे k की। आप एक इस s इज इक्वल टू, आपके पास वो दिया हुआ है gh दिया हुआ है ना, gh के अंदर आप s की वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि -k ऑफ s वाज इक्वल टू व्हाट, -d ऑफ s डिवाइड बाय ये था ना पॉलिनोमियल, इसके अंदर मैं s की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास k की वैल्यू आ जानी चाहिए कि नहीं। तो जब मैं s इज इक्वल टू -2.9 इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा ना तो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू एक ये होगी, एक k1 होगा यहाँ पे, एक k2 होगा यहाँ पे। सो हाउ शुड आई नो कि एंट्री पॉइंट कौन सा और ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता था ना। जब मेरे पास s की होता क्या है, अब ये ज़रा प्लीज़ मेरे साथ रहे, मैं आपको एक रिकैप भी देने लगा। आप रूल नंबर 5 आपने लगाया, रूल नंबर 5 में तो सिर्फ आपके पास ये पॉइंट आएगा और एक ये आएगा ना -17.1 का, बस ये दो आ गए। अभी तक आपके पास तो फिगर ये है, इस तरह की बनी हुई है, यही बना हुआ है ना सिंपल, इसके अलावा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आपको ये पता है एक ब्रेक अवे पॉइंट ये, एक एंट्री पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन हाउ टू कन्फर्म इट। देखो हर चीज़ में ना लॉजिक यूज़ किया करो। इधर से स्टार्ट हो रहा था रूट लोकस, यहाँ पे जो भी वैल्यू आनी चाहिए k की कम आनी चाहिए। अगर ये वाकई में ब्रेक अवे पॉइंट है तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंटर होके इसके पास जाएगा ना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ से k इक्वल टू 0 से शुरू हुआ ये रूट, यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद ऊपर गया, k बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो k की वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। सो k की वैल्यू हमेशा एंट्री पॉइंट पर ज़्यादा होगी कंपेयर टू द ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये क्या बात बता रहा है, ये कहता है एक तो तरीका ये है कि आपने ब्रेक अवे पॉइंट और एंट्री पॉइंट निकाल लिया, एक तरीका है टेबल 4.3 में। इसमें ये करते हैं कि अब मुझे ये पता है कि ये फिगर थी मेरे पास, तो ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में रूट लोकस आ गया, इन दोनों के दरमियान रूट लोकस आया, ये इसके पास गया होगा, ये इसके पास गया होगा, इधर से कहीं से ये ब्रेक किया होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता। यानी ये जो टेबल 4.3 है ना, दैट इज़ द अल्टरनेट मेथड टू द डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। अगर आप टेबल 4.3 का मेथड, दैट इज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड टेबल 4.3 का, अदर वन इज़ द प्रिसाइज मेथड। तो आपको ये पता अच्छा है कि ये इसके बीच में किया होगा ना उसने, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे गया होगा, और उसके बाद एक यहाँ पे चला गया होगा और एक यहाँ पे चला होगा, क्योंकि बिकॉज दिस ऑल इज ऑल्सो दी पोर्शन ऑफ द रूट लोकस।
तो ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, अब ये मालूम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। टेबल 4.3 देखें तो उसने क्या किया है कि इसने -2 से -4 तक s की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए k निकाला है, -2 से -4 तक। नाउ -2 से -4 तक दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये इसकी ये रेंज, इस रेंज में इसने इन सारी रियल वैल्यूज़ के लिए k निकाला इसने। वो कैसे निकालता है, वो उसी तरह निकालता है जो मैंने अभी आपको बताया है, k ऑफ s माइनस d ऑफ s डिवाइड बाय, तो इससे k निकलता। तो उसने क्या किया कि -2 की वैल्यू डाली तो 0.075 आया, -2.5 की डाली तो -0.083 आया। क्या हो रहा है, k बढ़ रहा है ना, k को बढ़ना ही चाहिए। देखो इसको अगर ज़रा बड़ा करके बनाए ना तो इस तरह की सिचुएशन हो रही है, यहाँ से k 0 था तो -2 से उसने शुरू किया और उसने यहाँ पे कहीं पे -4 तक चेक करने की कोशिश की है। इसके ऊपर जब उसने वैल्यू देखी k की तो इससे दूर जा रहा था अनटिल वो पॉइंट x पता चल जाए जिसके ऊपर k मैक्सिमम होना चाहिए, हमारी थ्योरी यही कहती है। सो उसने इसके ऊपर चेक किया तो इट वाज लाइक 0.07, फिर इससे ऊपर 0.08, फिर ये k बढ़ता जाएगा, ये k बढ़ता जाएगा। लेकिन होगा क्या, जब मैं इस वैल्यू को चेक करूंगा एक्चुअली इस पे k सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे ही मैं अगली वैल्यू को चेक करूंगा k उस वैल्यू से दोबारा कम हो जाएगा। इस वैल्यू तक मैं बढ़ाता जा रहा हूँ ना, मैं मेरा हिट एंड ट्रायल है, मैं एक दफ़ा -2 के लिए देखूंगा, -2.2 के लिए देखूंगा, -3 के लिए देखूंगा, और यही टेबल में हो रहा है। अगर आप देखें इसमें -2 के लिए देखा, -2.5 के लिए देखा और बढ़ गया, -2.8 के लिए देखा और बढ़ गया, -2.9 के लिए देखा और बढ़ गया, लेकिन जैसे -3.0 पे देखा तो k दोबारा कम हो गया। तो इट मीन्स कि -2.9 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता, 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, बट दिस मेथड इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप इससे भी सॉल्व कर दो तो। बट ये ज़्यादा लेंथी होगा, बेयर इन माइंड कि ज़्यादा लेंथी होगा 4.3 वाला प्रोसीजर, बिकॉज इसमें आप बार बार पॉइंट्स करते जाओगे और उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपका एंट्री। अदरवाइज जो दूसरा मेथड है वो तो फ़ौरन ही आपको बता देता। ज़्यादा थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन होगी जो डेरिवेटिव लेने के बाद आएगी, वो आप अपने कैलकुलेटर के अंदर फीड इन करोगे, आपके पास सारे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो इसी तरह टेबल 4.4 को देखें जिसके अंदर वो एंट्री पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अंदर क्या करता है, -15 से 18 का रीजन उसने बनाया, यानी ये 0 है ना, तो उसने क्या किया कि अच्छा मैं यहाँ से लेके ना यहाँ तक चेक करता हूँ सारी, तो -15 से -18 तक उसने ये सारी की सारी वैल्यूज चेकिंग k की क्या है। तो इसके अंदर जाहिर है कि जहाँ पे एंट्री हो रही है मिनिमम वैल्यू को वो देखने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखो कि -15 पे चेक किया 3 है, -16 पे चेक किया और कम हो गया, -16.5 पे चेक किया और कम हो गया, -17 पे चेक किया और कम हो गया, -17.1 पे और कम हो गया, लेकिन -17.2 पे क्या हो गया, दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, -17.2 पे दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। तो हेयर इज अ पॉइंट के जहाँ पे हम कहेंगे कि दिस -17.1 इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ये बातें समझ में आ गई हैं, दोनों तरीके आपके पास हैं। बात यह है यार सिर्फ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप वाकई में क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो गलत हो जाए। तो इस वजह से आप प्रैक्टिस कर लिया करें टाइम टू टाइम, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ करेगा। अब लास्ट रूल रह गया जी। देख लेना, अभी मछली बाज़ार गर्म हो गया तो मुझे तो आपका सवाल नहीं समझ आएगा, और बल्कि जो सवाल कर रहा होता है अगर मछली बाज़ार गर्म हो जाए करे तो खुद ही सवाल अपना डिसकंटिन्यू कर दिया कर। बताएं। तो ये जो दो पोल्स हैं इनमें से हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा पोल इस 0 पे आएगा और कौन सा पोल इस 0 पे आएगा? जनरली जो होता है ना वो ये होता है कि आपका जो ये वाला पोल होता है ना ये नीचे की तरफ जाता है, ये वाला पोल ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये मैथ्स उसकी ऐसे करवाती है उससे, मतलब ये हमेशा से इस तरह से यूँ होता है कि जब आप इसकी सिमुलेशन प्रॉपरली सॉल्व करो ना, इसको बिठा दो
इन दो पोल्स को बिठा के आप इसको मूव करवाओ ना तो यूं ही जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, मतलब इसकी मैथ्स ही इस तरह से बनती है, वो एक इस साइड पे होता है, एक इस साइड पे होता है, और वो जिस तरह से आ रहे होते हैं वो यूँ डाइवर्ज कर जाते हैं। एक्चुअली एक और बात ये है कि हमारी जो थ्योरी होती है ना अंडर ग्रेड की, उसमें हम लोग इस तरह नहीं लेते कि एक ऊपर चला जाता है उससे पहले ही। मतलब मैंने तो आपको ये भी बताया हुआ ना कि यह पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों ने मीट करना था, लेट से ये दोनों एक तरफ आए, ब्रेक अवे पॉइंट पे हमारी जो अंडर ग्रेड की थ्योरी होती है इस पर यूँ नहीं समझाया जाता, इस पर यूँ समझाया जाता है कि दोनों आए एक ही पोजीशन में मिल गए, नो एनी ऑफ द पोल कैन गो अप और एनी ऑफ द पोल कैन गो डाउन, क्योंकि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोल हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही प्ले करते हैं अपने साथ। दो पोल्स हैं वो हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे। मतलब ये कि अगर एक पोल पॉजिटिव पे पड़ा हुआ है एक नेगेटिव पे पड़ा हुआ है, तो एक और बात जहन में रखने वाली ये है कि ये जो दो पोल्स होते हैं ये प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं होता। ये जो दो पोल इमेजिनरी में मूव कर रहा होता है ना, एक पोल अकेला कुछ भी नहीं है दूसरे के बगैर। एक्चुअली सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होते हैं ना दुनिया में, ये जो साइनोसाइड्स और कोसाइंस होती हैं, ये हमारी एस्टिमेशन टेक्निक है एक मैथ्स में। तो इट डज नॉट रियली मैटर कि उनमें से कोई भी ऊपर चला जाए कोई भी नीचे चला जाए, ठीक है। सो अंडर ग्रेड पे हम ये कहते हैं कि दोनों आते हैं एक पोजीशन में मिलते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी एक ऊपर चला जाता है कोई भी एक नीचे चला जाता है। और वैसे भी आप अगर देखो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी चला जाए। लेकिन असल में जो थ्योरम है ना जो कि मुझे पता है वो ये है कि वो एक जर्नल में ये थ्योरम प्रूफ किया गया था कि एक्चुअली यहाँ पे रिपीटेड नहीं बनते, ठीक है। जर्नल जो होता है ना वो ऐसे होता है कि ट्रांजैक्शंस आपकी जो ये IEEE के एक तो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ना जिसमें आप पेपर पब्लिश करते हो, फिर उसके ऊपर जो होती है ना जर्नल्स होते हैं, तो उसके अंदर पेपर पब्लिश करना मेन होता है। जैसे आपने PhD अगर करनी है ना तो कॉन्फ्रेंसेस के पेपर पे PhD नहीं होती है, जर्नल के पेपर से PhD होती है। तो उसका लेवल जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ था कि आपके ये दोनों रिपीटेड एक्चुअली नहीं बनते, इससे पहले ही कि ये दोनों एग्जैक्टली मिलने लगें एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप मैटलैब के अंदर जब रूट लोकस को प्लॉट करेंगे ना तो आप उसको जूम करके देखिएगा, अदरवाइज दूर से आपको यही लग रहा होगा कि रिपीटेड बने हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जूम करने के ऊपर आपको पता चलेगा कि मैटलैब सिर्फ मैथ्स कर रही होती है। मैटलैब का इससे कोई काम नहीं है कि मैटलैब सिर्फ ये कर रही होती है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चेक करती चली जाती है और उससे रूट लोकस बना देती है। सो वो एग्जैक्ट बना होता है, उसमें आप ये देखोगे कि एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर उन्होंने रिपीटेड होना था उससे पहले डाइवर्जेंस हो रही होती है। सो हम लोग इस मसले में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल कि भाई ये कैसे और क्यों। रूल नंबर 6, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अप्रोच, पेज नंबर 278। अब ये आखिरी रूल है और ये थोड़ा सा इस तरह का रूल है कि लेट से कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो पोल्स हैं, अगर ये दो पोल्स हैं तो इन्होंने लेट से इनके एसिम्पटोट्स इस तरह बनते हैं। अगर इस किसी पॉइंट पे एसिम्पटोट और सेंट्रोइड वगैरह बना है तो इन दो पोल्स ने इन दो लाइंस पे जाना है अगर लेट से, तो वो तो हमें पता है कि वो इस लाइन पे चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये यहाँ तक तो सारे रूल्स क्लियर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या ये पोल यूं जाएगा, यूं जाएगा, ऊपर से यूं जाएगा या ऐसे जाएगा। सो दिस इज अननोन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर, कि यहां से पोल कैसे मूव हुआ, यानी कि ओपन लूप के पोल से क्लोज लूप का पोल कैसे मूव होना शुरू हुआ। और यहाँ पे भी इसी तरह जैसे एंगल यहाँ पे आएगा ना उसी का नेगेटिव एंगल नीचे आएगा, ठीक है, उसी का नेगेटिव एंगल यहाँ पे आएगा। अगर ये यूं मूव हुआ था तो ये भी यूं मूव हो रहा होगा, अगर ये नीचे से गया था तो ये ऊपर से जाएगा। सो दिस इज द लास्ट ऑफ ऑल दी रूल्स। इसको हम देख लेते हैं कैसे इसको डिफाइन करता है, इसको भी प्रूफ कर लेंगे कैसा ही होता है कि नहीं, फिर हम ये एंड करेंगे रूल्स को और फिर एक दो हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे। पेज
पेज नंबर 278, रूल नंबर 6, एंगल्स ऑफ डिपार्चर एंड अप्रोच। तो डिपार्चर का एंगल तो वो हो गया जो कि पोल से निकलेगा, तो अप्रोच का एंगल कौन सा होगा? ज़ीरो के ऊपर जो आएगा। तो ये कहता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर फाई ऑफ अ लोकस ब्रांच फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स पोल। ये तो आपको सबको समझ आती होगी कि हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स ज़ीरो से ही मालूम करोगे आप। रियल एक्सिस पे ऐसा कोई डिपार्चर और एंट्री का नहीं होता, अप्रोच का एंगल नहीं होता। तो ये हमेशा एंगल्स निकाले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस के कॉन्जुगेट पेयर्स के लिए, और आप हमेशा सिर्फ एक एलिमेंट के लिए निकालते हो। मतलब एक अगर कॉन्जुगेट पेयर है तो किसी एक पोल के लिए निकाल लोगे तो एग्जैक्टली उसका इन्वर्स एंगल नीचे वाले के लिए ट्रू होगा। और ये वो थ्योरी आ जाती है कि जैसे कॉन्जुगेट्स होते हैं तो कॉन्जुगेट का एक एंगल पॉजिटिव है तो एक एंगल नेगेटिव है, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये कहता है द एंगल ऑफ डिपार्चर फाई ऑफ अ लोकस ब्रांच फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स पोल इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू माइनस समेशन अदर जी एच पोल एंगल्स प्लस एंगल जी एच जीरो एंगल्स प्लस 180 डिग्री। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म बन गई ना। ये हम लोग पहले सिर्फ पोल्स का क्लियर कर लेते हैं। वंस हम पोल्स का क्लियर कर लेंगे तो साथ ही हमारा जीरोस का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आप ये याद करें कि क्वेश्चन क्या थी। क्वेश्चन वाज दिस, समेशन एंगल्स ऑफ जीरोस माइनस समेशन एंगल ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर मजीद ये कि हम लोगों ने बात ये की थी कि भाई हम लोग जो कि नेगेटिव एंगल माइनस जी एच का एंगल यूज़ करेंगे बिकॉज प्लस 180 इज इक्वल टू माइनस 180। सो हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि समेशन एंगल ऑफ पोल्स माइनस समेशन एंगल ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 180 हो जाना चाहिए। तो माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आप पहले किस चीज़ में से किसको माइनस कर दोगे। सो ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो हम अगर इसको नेगेटिव एंगल के साथ लिखें तो समेशन एंगल ऑफ पोल्स माइनस समेशन एंगल ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ होता ये है कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो ये कहता है कि लेट्स से मेरे पास ये दो पोल्स नीचे बैठे हुए थे, एक पोल यहाँ पे था, एक पोल यहाँ पे था। तो मुझे रूल नंबर 6 जब लगाना होगा तो मुझे इसका एंगल ऑफ क्या मालूम करना पड़ेगा? डिपार्चर। अब मुझे इसका एंगल ऑफ डिपार्चर मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ डिपार्चर जहाँ से भी जाएगा, यानी ये यूँ जा रहा है, इसका मतलब अगर वो यूँ जा रहा है तो इसी एरिया में पॉइंट्स होंगे ना जो S0 होंगे, S0 होंगे, यानी कि ऐसे पॉइंट जिन पे रूट होगी, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए ना उसको। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, ये यूँ भी तो जा सकता है, यूँ भी जा सकता है, यूँ भी, कहीं पे भी जा सकता है। इसका मतलब है कि मुझे इस पूरे रीजन में मालूम करना है इसके एग्जैक्ट इमीडिएट नेबरहुड में। तो इसका इमीडिएट नेबरहुड तो हर तरफ बनता है ना। तो मैं यूँ करूँगा कि इसके ऊपर ही क्यों ना एंगल मालूम कर लूँ, इसका क्या एंगल बनता है, इसी के ऊपर इसका एंगल मालूम कर लूँ और इसी के ऊपर इसका एंगल मालूम कर लूँ। बात तो एक ही नहीं है, इन तीनों के लिए तो बात एक ही है ना। देखो क्योंकि ये एक पोल है, आप इसके इधर हो, रूट लोकस इधर हो, इधर हो, इधर हो, आप कहीं से भी एंगल मालूम करो, इस पॉइंट पे भी सेम आएगा, इस 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 पे भी सेम आएगा। ये वही वाली थ्योरी है तकरीबन जैसे हम लोगों ने अभी रोल नंबर 3 में एसिम्प्टोट्स के एंगल्स पे की थी कि जब इन्फिनिटी से आप देखते हो तो वो तो उसके बिल्कुल नेबरहुड में, यानी कि मतलब ये तो ऐसी बात है कि मेरा एंगल खालिद साहब, खालिद रज़ा खालिद सलीमी नाम है तुम्हारा, उल्टा मैं बोलता हूँ, तो तुम्हारे ग्लासेस से मेरा एंगल भी सेम होगा, नाक से भी सेम होगा, आंखों से भी सेम होगा, बालों से भी सेम ही होगा ना तकरीबन। तो तुम्हारे एग्जैक्ट नेबरहुड में तो एंगल सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके एग्जैक्ट नेबरहुड में भी बाकी सारे पोल्स का एंगल सेम ही आना चाहिए। तो मैं इसी के ऊपर क्यों ना मालूम कर लूँ, बिकॉज दिस इज़ दी मोस्ट प्रिसाइज पॉइंट दैट आई हैव। अच्छा, फिर इसका अपना भी तो एंगल मालूम करना ज़रूरी है ना उस पॉइंट से, ताकि वो 180 डिग्री के इक्वल भी रखा जा सके। तो इसका अपना एंगल भी क्या है, वो एंगल हमें अगर मालूम हो जाए, वो एंगल अगर मुझे मालूम हो जाए तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर खुद क्या है। ये ज़रा बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अभी मैं बेट कर सकता हूँ कि 2% से ज़्यादा लोगों को नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मालूम ये करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है रूट लोकस पे, लेट्स से
मुझे ये पता है, अगर मुझे पहले से पता है कि यूँ बनता है रूट लोकस इसका, तो इसका एंगल ऑफ डिपार्चर क्या है, -90 डिग्री या 270 डिग्रीज, ठीक है, -90 डिग्री या 270 डिग्रीज। वंस मुझे ये पता है तो फिर मैंने क्या करना है कि एक ये पोल है, एक ये पोल है और एक ये पोल था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट S0 के ऊपर एंगल लूँ, अभी सारी डिस्कशन को प्लीज़ साथ साथ सुनते जाइएगा क्योंकि ये आखिर में कंक्लूजन बनेगी। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट मिस कर जाएंगे आपको नहीं समझ आएगी। ये S0 है रूट लोकस का हिस्सा। इसका मतलब ये है ना कि मैंने इस पोल से इसका एंगल मालूम किया, ये एक θ1 आ गया लेट से, इसके बाद इसका किया, ये θ2 आ गया, और फिर इसका किया, ये θ3 आ गया, और इसका अपना एंगल इसके साथ किया, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए ना, -90 होना चाहिए ना। इस पॉइंट से S0 से इसका एंगल तो -90 होना चाहिए, तो दैट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर इटसेल्फ। यानी कि इस पोल का जो एंगल बनेगा, इस पोल का जो एंगल बनेगा रूट लोकस से, दैट इज द एंगल ऑफ डिपार्चर। सो दिस इज व्हाट, लेट्स कॉल इट phi, let's call it phi. So what will it be? Phi plus θ1 plus θ2 plus θ3 minus angle of zeros if any, minus angle of zeros, यानी कि मैं यूं लिख लेता हूं इसको, zeros should be equal to what, 180 डिग्री। तो फिर phi will be equal to what, summation angle of zeros minus summation angle of other poles plus 180 डिग्री। बात समझ रहे हो? क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ ऑल दी पोल्स। एक पोल को उधर ही छोड़ दिया जिसका एंगल ऑफ डिपार्चर मालूम करना था। दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हमें पहले थ्योरी बताती है। तो इसका मतलब ये कि ये जो सारे बच गए, यानी कि जिस पोल का एंगल मैं मालूम कर रहा हूं उसको साइड पे रखते हुए बाकी सारे तो यही थे ना, θ1 θ2 θ3, इनको मैं दूसरी साइड पे ले गया तो माइनस समेशन ऑफ अदर पोल्स प्लस 180 डिग्री। तो क्या ये यही फार्मूला नहीं बन गया जो उसने फार्मूला दिया हुआ एंगल ऑफ डिपार्चर मालूम करने का? ये ज़रा गौर कर लें, उसने जो लिखा हुआ है और ये जो मैंने लिखा हुआ सेम है कि नहीं। तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका यह बताता हूँ कि आप इसको मतलब रटें जो इसने फार्मूला लिखा हुआ है। आप यूँ करें हमेशा कि आपने अगर एक पोल पे एंगल मालूम करना है ना, तो उस पोल का अपना एंगल लिखें हमेशा फाई, प्लस बाकी सारों के एंगल निकालें उसके ऊपर, उनको आप ऐड कर दें यहाँ पे, यानी कि समेशन अदर पोल्स। इस सारी चीज़ को माइनस लिखें, समेशन एंगल्स ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू 180। जब भी आप यूं लिखोगे आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। अगर ये वाला फार्मूला पहले लिख लो और ये सब निकाल के, यानी कि अगर कोई बाकी जीरोस भी मौजूद हैं, लेट्स से कि ये दो जीरोस थे, तो इनके भी एंगल इसके ऊपर निकाल के इसके अंदर डालें, फाई को एक साइड पर रख के कंप्यूट कर लें, आपके पास हमेशा एंगल ऑफ डिपार्चर बिल्कुल ठीक आएगा। फार्मूला याद करने से क्या होता है कि उसकी सेंस मर जाती है। अगर आपको खुदा ना खास्ता फार्मूला भूल गया तो बस फिर भूल गया, लेकिन अगर आपको ये सेंस याद है कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या था, आप उसके अंदर अगर डालेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। इसी तरह अगर लेट्स से हमारे पास ये सिस्टम होता, दो जीरोस यहाँ पे होते हैं, दो पोल्स होते हैं, तो क्या करते हैं हम? फिर एंगल ऑफ अप्रोच मालूम करते हैं। तो एंगल ऑफ अप्रोच मालूम करने के लिए हम इसके ऊपर फिर से इसके ले लेते हैं एंगल, इसके ले लेते हैं, इसके ले लेते, और इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? इक्वेशन यही लिखते हैं, थीटा P1 प्लस थीटा P2 माइनस फाई प्लस थीटा 01 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप फाई को लादा रख लो, थीटा 01 तो आ जाएगा ना आपके पास। इसके ऊपर क्या आना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल ऊपर है इसके। तो ये वाला तो कंप्यूट करना सबसे आसान होता है इसका एंगल। थीटा P1 थीटा P2 मालूम करें, माइनस करें, और आपके पास फाई आ जाएगा। इस तरह आपको हमेशा सिर्फ एक ही फार्मूला लिखना पड़ा करेगा, आपको दो अलग-अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ना प्लस और माइनस के साइंस में आपसे कभी कोई गलती होगी।
अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बड़े मिनिमल से रूल्स लगते हैं, लेकिन ये एग्जांपल जो एक्चुअली फोकस ही करती है आपके एंगल ऑफ डिपार्चर्स को या एंगल ऑफ अप्रोचेस को। सो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर अब कैसे होगा कि हमारे पास सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1 था, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये -20 और +20 के ऊपर दो ज़ीरोज़ है, एक पोल है +10 और एक -10 के ऊपर है, ठीक है, और एक का ये -10 है रियल पार्ट और एक +20 है इसका रियल पार्ट। तो अब रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 इज, रूल नंबर 2 में तो कोई भी रियल पार्ट पे बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट के ऊपर कोई पोल ही नहीं मौजूद, सारे के सारे कॉन्जुगेट्स। तो वंस कॉन्जुगेट्स हैं तो आप इसकी नंबरिंग ही नहीं कर सकते। सो इस वजह से नो रियल एक्सिस रूट लोकस। रूल नंबर 3 एसिम्पटोट्स का, बिकॉज द नंबर ऑफ पोल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ zeros, so m minus n is equal to 0, so no asymptotes। और accompanying रूल नंबर 4 जो है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। रूल नंबर 5 नो रियल एक्सिस रूट लोकस नॉट एप्लीकेबल। रूल नंबर 6, अब रूल नंबर 6 रह गया जी, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, रूल नंबर 4 में ये नॉट एप्लीकेबल हुआ है। हाँ। सर ये नहीं हो सकता कि हम उसको n माइनस वो क्या है m माइनस n करेंगे तो 0 तो नहीं सर? अच्छा वो भी कॉम्प्लेक्स है सर, वो नज़र नहीं आ रहा, वो वाला ऊपर वाला। चलो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 रह गया आखिरी, और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि इसके कोई एंगल ऑफ डिपार्चर्स और एंगल ऑफ अप्रोचेस होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका एंगल ऑफ डिपार्चर मालूम कर लेते हैं इसका। तो हम इसको कहेंगे P1 का हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो P1 का मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर एक वेक्टर बनाएंगे यहाँ से, और एक वेक्टर हमें यहाँ से चाहिए इस पे, और एक यहाँ से चाहिए इस पे। जी जी, किसी भी पोल का, आप नीचे वाले के लिए भी कर सकते हो और ऊपर वाले, दो ही पोल्स हैं, इनमें से किसी एक का आपने करना। अच्छा, अब आपको पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं। वंस आपके पास ये डिस्टेंस हो, दिस इज 30, दिस इज 30 और हाइट इज व्हाट 30, तो हाइट भी 30, ये भी 30, सो दिस विल कम आउट एज 135 डिग्रीज, यानी कि इधर से 45 डिग्रीज हो जाएगा ना, जब दोनों बराबर होते हैं तो 45 बनना चाहिए। तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल आता है 135 डिग्रीज। इसी तरह आपने इसका एंगल मालूम करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ +90 डिग्रीज, और उसका एंगल आपको मालूम करने की ज़रूरत है, दैट विल कम आउट एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
ये 198 डिग्रीज बनेगा इस तरह से, ऊपर से प्लस 198 डिग्रीज। तो आपके पास ये एंगल भी आ गया, वो एंगल भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों एंगल नॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैंने फाई मालूम करना है तो दिस विल बी फाई प्लस 90 माइनस 135 प्लस 198 is equal to 180 degrees. So phi will be equal to 180 plus 135 plus 198 minus 90. This is equal to 423 degrees. This actually is 63 degrees. ठीक है? This is 63 degrees. 360 प्लस वो करके तो 63 डिग्रीज आ जाएगा आपके पास। नाउ आपने क्या करना है, ये आपने एक मालूम किया ना, अभी एंगल ऑफ डिपार्चर मालूम हुआ, तो आप ये करेंगे कि यहाँ से आप 63 डिग्री के एंगल पे एक वेक्टर छोटा सा बना देंगे ये, और इधर आप लिखेंगे फाई 1 इज इक्वल टू 63 डिग्रीज। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप यूँ ही लिखोगे नीचे की तरफ फाई 2 इज इक्वल टू माइनस 63 डिग्रीज। ये आपने लिख दिया। अब ये इतना कंप्लीट है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर एंगल ऑफ अप्रोच मालूम कर लें या ऊपर वाले के ऊपर कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो आप अगर ऊपर वाले के ऊपर करेंगे इसी तरह, तो आपके पास ये तो आएगा ना, यूं ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा 90 डिग्रीज। तो अगर हमारे पास तो ये जो 90 डिग्रीज बन जाएगा। इसी तरह इसका एंगल मालूम करना है इस पे, तो ये एंगल आपके पास आता है 45 डिग्रीज का, और इसी तरह इसका एंगल आप इसके ऊपर मालूम करेंगे तो ये एंगल आपके पास आता है 18 डिग्रीज का। तो अब आपने सेम फार्मूला ही लिखना है, ठीक है? सेम फार्मूला लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 45 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज माइनस 5 प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। जब आप 5 का कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम आउट एज 153 डिग्रीज। और एक बात ये याद रखिएगा कि हमेशा एंगल ऑफ डिपार्चर इज जस्ट 5, एंगल ऑफ अप्रोच इज 5 डैश, ठीक है? तो ये 5 डैश आपके पास 153 डिग्रीज आ जाएगा। अब ये 153 आ गया तो इस पे क्या है, ये 153 पे चला जाएगा। अब हम एक नई डायग्राम बना लेते हैं just to make things clear. So अब हमारे पास एंगल्स क्या थे, पहले इसका एंगल 63 डिग्रीज था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर यूँ मार्क किया 63 डिग्रीज, इसके ऊपर इसी तरह मार्क क्यों किया हुआ है माइनस 63 डिग्रीज, इसके ऊपर हम लोगों ने 153 आया, इसके ऊपर यूँ 153 डिग्रीज, और इसी तरह माइनस 153 डिग्रीज। अब ये आपने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद सिंपल आप यूँ करते हो कि इसके ऊपर से आप शुरू करोगे, यानी कि यहाँ से ये लीव करेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर बन जाएगा, तो रूट लोकस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और ये इस तरफ जाके इसके ऊपर ही अप्रोच कर जाएगा, और इसी तरह इधर भी। दिस इज द कंप्लीट रूट लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बात ये याद रखिएगा कि रूट लोकस को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको सिग्मा इज दी एसिम्पटोट का सेंट्रोइड, वो एसिम्पटोट्स के एंगल, ये डिपार्चर का एंगल, अप्रोच का एंगल, ब्रेक अवे पॉइंट, ये आपने उस रूट लोकस के ऊपर दिखाने होते हैं ज़रूरी, यानी इनकी वैल्यूज़ आपने उस पर मार्क करनी होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे तो आपका जो फुल रूट लोकस होता है वो, मतलब रूट लोकस सिर्फ बनाने ही कम से कम 10 नंबर होते हैं उसके, मतलब रूट लोकस ड्रॉ कैसे हुआ हुआ सारे का सारा, उसके 10 नंबर होते हैं। तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स यूँ ही कवर्ड होते हैं ड्राइंग में। एक तो एनालिसिस होता है ना, जिस एनालिसिस से आप उस क्वेश्चन के
ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन तक पहुँचेंगे, बट उस ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन के अपने मार्क्स हैं, यानी उसके अंदर आपने सारी की सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो कुछ भी नहीं लिखते और कहते हैं कि टीचर को खुद ही समझ आ जाएगा, तो टीचर को नहीं समझ आता यूँ, और एक्चुअली आपका इम्तिहान हो रहा था, टीचर का तो नहीं हो रहा होता ना। तो और प्लीज़ ये मत कहिएगा कभी भी कि ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। अंडरस्टूड पेपर में कुछ नहीं होता, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड आपको लिखना है वहाँ पे। बेशक आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इधर पहुँच गया हो और आप समझते हो कि ये मेरी तज़हीक है कि मैं ये चीज़ लिखूँ यहाँ पे, लेकिन वो आपको लिखनी है वहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ रिक्वायर्ड। आपको बेशक कितना भी आता है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। तो किसी को कोई एक्सेप्शन नहीं है इस तरह की। तो इसलिए मुझे कभी ये ना कहिएगा कि सर ये तो अंडरस्टूड सी बात थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब अभी पेपर मिलेंगे तो बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, कहेंगे जी ज़ीरो स्टेट हमने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड था। हालांकि क्वेश्चन क्या था कि ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकालें। मुझे क्या पता ज़ीरो स्टेट क्या होता है, आपको आता है या नहीं आता वो तो आप भला बेहतर जानते थे। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो भी आपने YFS निकाला उसके साथ ज़ीरो स्टेट लिखना ज़रूरी था, तो उसके नंबर कटे होंगे हर एक के। फिर जिसने नहीं लिखा नहीं ज़हमत गवारा की। अच्छा जी, अभी यूँ है कि हमारी एक क्लास इधर ज़ाया हुई है, तो हम लोग सुबह 9 बजे मिलेंगे सैटरडे को फिर, और हम लोग उसमें मेनली क्विज़ करेंगे, ठीक है। वो 2 क्विज़ेस भी हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 1 घंटे तक सेशन रहे, आधे आधे घंटे के हम 2 क्विज़ेस करें। सर 10 बजे हमारी MCQ क्लास है, तो 10 बजे फारिग हो जाओगे ना, 9 से 10, ठीक है। तो 9 से 10 का सेशन होगा। और न्यूमेरिकल टाइप का होगा, और इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। जितने भी आपकी जो असाइनमेंट है उस दिन तक वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल्स में हुए हुए हैं, दिस इज़ दी असाइनमेंट, मतलब ये असाइनमेंट आपने सबमिट भी करानी है। तो नेक्स्ट मंडे को ट्यूसडे को असाइनमेंट सबमिट करानी है, लेकिन असाइनमेंट पहले करेंगे तो क्विज़ भी तैयार हो जाएगा। आपने हर एग्जाम्पल अपने हाथ से सॉल्व करनी है जो जो बुक में रूट लोकस की दी हुई है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 283 तक जितनी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं सारी आपने करनी है, ठीक है। और कम प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये जो क्विज़ होगा इसकी डबल वेटेज होगी बाकी सारे क्विज़ से। तो एज़ फार एज आई नो आपके सिर्फ 2 क्विज़ हुए हैं अभी तक, तीसरा दूसरे सेक्शन का नहीं हुआ होगा ना, तो मैं नहीं था उस टाइम पे, ठीक। रूट लोकस की, यानी रूट लोकस जितनी दफ़ा सॉल्व हुआ है ना सारे आपने सॉल्व करके लाने हैं। तो इंशाल्लाह सैटरडे को सुबह 9 बजे। जी अस्सलाम वालेकुम।